हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो ये जो बेसिकली आज की आपकी जो वीडियो है वो 10 बोर्ड्स प्लस 11th एंट्रेंस के लिए। तो अभी जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ चल रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, वो चल रही है 10 बोर्ड्स कि हमारा 10 बोर्ड्स कैसे अच्छा होगा और हमारा अल्टीमेटली फिर 10 बोर्ड्स के बाद 11th एंट्रेंस आएगा, तो उसको हमें कैसे अच्छा करना है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियोस रहेंगी आपकी। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और 11th एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो इसका एवरेज जो होगा वो अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में डिमांड करे जाते हैं इस टॉपिक से, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर हम बिल्कुल लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हमें इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है बिकॉज ये डिमांडिंग चैप्टर और काफी क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं आप लोग के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं ना बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो कहानी है वो है चार्ज की कहानी। तो सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है कि चार्ज है क्या। चार्ज के बारे में जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो नॉलेज मैं आपको दूंगा। देन आफ्टर दैट इसमें उस कंडीशंस को, उस नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे कि कैसे कैसे वो नॉलेज हमारी काम आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं चार्ज की, तो चार्ज की डेफिनेशन क्या हो सकती है? चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं। चार्ज की डेफिनेशन होती है इट इज द प्रॉपर्टी associated with matter due to which it shows attraction or repulsion। ठीक है बेटा। तो मैंने क्या लिखा? चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। मतलब चार्ज, जैसे आप लोग जानते हो ना व्हाट इज मैटर। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये बताओ मैटर क्या चीज है, तो आप फौरन से बोलोगे सर मैटर कोई ऐसी चीज जिसका मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, राइट। जितना बेसिक्स आपको ये पता है, जब हर बच्चे को पता है मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, तो अब थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने का टाइम आ गया है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। मतलब अगर मैटर है मतलब मास है, तो जहां मास है वहां पर चार्ज हो सकता है। सबसे पहली बात यह, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के साथ एसोसिएट करती है। बिना मैटर के चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब वो जो प्रॉपर्टी आई किसी मैटर के पास, वो प्रॉपर्टी क्या आई? चार्ज का होना। तो उस चार्ज के आने, उस प्रॉपर्टी के आने से क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व करने वाले हो, वो चीजें आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहली चीज, कुछ मैटर के पीसेस होंगे जो आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे और कुछ जो है वो रिपेल कर जाएंगे। सबसे बेसिक यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी बच्चों। सबसे पहली चीज क्या है? चार्ज किसके साथ एसोसिएट करेगा? चार्ज एसोसिएट करेगा मैटर के साथ। वेयर देयर इज अ मैटर देयर विल बी अ चार्ज। समझ में आ रहा है? बिना मैटर के चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी चीज, अगर चार्ज आ गया तो वो मैटर क्या करेगा? वो मैटर या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर वो रिपेल करेगा। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जितने भी इलेक्ट्रिक फिनोमेनाज आएंगे, जो भी हम पढ़ेंगे आगे सिलेबस में, जितने भी मैग्नेटिक फिनोमेनाज आएंगे जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वो सब के पीछे जो जिम्मेदार है, जो कॉज है, वो चार्ज है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए, अट्रैक्शन और रिपल्जन कौन करा रहा है? चार्ज की प्रेजेंस करा रही है। इलेक्ट्रिक फिनोमेनाज और मैग्नेटिक फिनोमेनाज कौन दिखा रहा है? चार्ज दिखा रहा है। तो आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए चार्ज, अच्छा ठीक है, या तो अट्रैक्शन या रिपल्जन। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फिनोमेनाज और मैग्नेटिक फिनोमेनाज, मतलब वो इज रिस्पॉन्सिबल, चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो मैं लिख सकता हूं इसमें नेक्स्ट पॉइंट दैट चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल, चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल for all electric and magnetic phenomena। राइट। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फिनोमेनाज और मैग्नेटिक फिनोमेनाज है उसके लिए जिम्मेदार कौन है बेटा? चार्ज है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं।
किसकी प्रॉपर्टी किससे एसोसिएट करेगी ये प्रॉपर्टी? चार्ज बेटा मैटर से एसोसिएट करेगी। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से या तो मैटर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। सबसे पहली चीज खत्म हो गई आपका। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। इसमें क्या लिखा? चार्ज जिम्मेदार है किस चीज के लिए? चार्ज जिम्मेदार है जितने भी इलेक्ट्रिक फिनोमेनाज है उनके लिए और जितने भी मैग्नेटिक फिनोमेनाज है उनके लिए। कौन जिम्मेदार है? चार्ज जिम्मेदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को बेसिकली डिस्कस करना है चार्ज की डिफरेंट कंडीशंस क्या होती हैं। चार्ज की बेसिक डेफिनेशंस आपको पता चल गई, चार्ज का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पता चल गया। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंडीशंस ऑफ चार्जेस। सबसे पहली कंडीशन जो बनेगी चार्ज की वो देखिए क्या है कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो क्या बोलेंगे? अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या बोलेंगे सर? और अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है तो क्या बोलेंगे सर? सबसे पहली बात आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन का जीरो होना। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन का जीरो होना। व्हेनेवर आई एम सेइंग वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस इन दैट कंडीशन एक्सीलरेशन इज जीरो। सिंपल, ठीक है। जैसे ही मैं बोलूंगा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वैसे ही आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि एक्सीलरेशन जीरो है। चार्ज एक्सीलरेटेड है मतलब यहां पर एक्सीलरेशन है तो डेफिनेटली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जैसे आपने यहां पे सोचा वेलोसिटी कांस्टेंट होने से एक्सीलरेशन जीरो है, अब यहां पर एक्सीलरेशन है तो आप एक स्टेप पीछे आके सोच सकते हो। आप क्या सोचोगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये चार्ज की डिफरेंट कंडीशंस हो गई। सबसे पहली कंडीशन चार्ज रेस्ट पे मिला, दूसरी कंडीशन चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और तीसरी कंडीशन चार्ज एक्सीलरेटेड है। मैं थोड़ा सा कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में आपसे बात करूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि चीजें क्या है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? सबको पता है वेक्टर क्वांटिटी है। और बेटा अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या मेथड्स होंगे उस वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने के? चाहे मैं वेलोसिटी की बात करूं चाहे मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, उन क्वांटिटीज को चेंज करना चाहता हूं तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूं? सबसे पहली चीज उनका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं। दूसरी चीज वेक्टर क्वांटिटी मींस इसके पास डायरेक्शन भी है तो डायरेक्शन चेंज करके मैं उस वेक्टर क्वांटिटी को चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तीसरी चीज मैं दोनों ही चेंज कर दूं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दूं, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर दूं, मतलब मेरा वेक्टर क्वांटिटी जिसकी मैं चेंज कर रहा हूं वो चेंज हो जाएगी। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, अब मुझे वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है मतलब मुझे वेलोसिटी को चेंज नहीं होने देना है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि मुझे ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना ही मुझे उसका डायरेक्शन चेंज करना है। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो कंटिन्यूअसली ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जाता रहेगा। अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट की कंडीशन खत्म हो जाएगी, यानी कि वो कहीं ना कहीं एक्सीलरेटेड की कंडीशन आ जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो उसका ना ही डायरेक्शन चेंज हो, तभी हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, दैट टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बनी है। द फर्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रो एंड द अनदर वन इज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान रखिएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, इलेक्ट्रो इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट, मतलब एक ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, और अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसको बेटा हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि आपको यह भी बात समझ में आ गई। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसको हम लोग बोलने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ चार्जेस। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा, और चार्ज अगर एक्सीलरेटेड है तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। आपका अगर मूड है कि सर कुछ ऐसा बताइए कि ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको हम एक ही टर्म से डिफाइन करते हैं। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कि अगर आप मुझसे ये पूछोगे सर करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनको मैं एक टर्म से डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? तो इसको बेटा मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या बोलूंगा बेटा? इलेक्ट्रोडायनामिक्स।
इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, राइट। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर आप इन तीन कंडीशंस में देखो तो वो एक ही कंडीशन है जिसमें चार्ज रेस्ट पे है, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला। अदरवाइज रिमेनिंग टू कंडीशंस में चार्ज चल रहा है, बट चार्ज के चलने की डिफरेंट अदा है। एक कंडीशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और एक कंडीशन में एक्सीलरेटेड चल रहा है, बट पॉइंट टू बी नोटेड इज चल रहा है। और इन दोनों को आप कंबाइनली एक साथ एक टर्म में बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सर इनकी क्या बात, मतलब ये समझ में आ गया, ठीक है सर, चार्ज रेस्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एक्सीलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन और रिपल्जन जो उसी की वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फिनोमिना, मैग्नेटिक फिनोमिना सब उसी की वजह से आ रहा है। अब क्या, अब आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। अगर चार्ज रेस्ट पे, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, इफ चार्ज इज एट रेस्ट then it will create या it will form electric fields only। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और कोई सी फील्ड नहीं बनाएगा। और वहीं अगर हम मूविंग चार्ज देखें, अब मूविंग में कोई कंडीशन नहीं है, मूविंग में कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है और एक्सीलरेटेड भी मूव कर सकता है। मतलब ये वाली कंडीशन कांस्टेंट वेलोसिटी वाली और एक्सीलरेटेड वाली कंडीशन ये वाली, दोनों चार्ज के मोशन पे ही हैं। तो मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं बच्चों कि मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका माइंडसेट बन गया, अब आपका माइंडसेट बन गया। सोचो, चार्ज रेस्ट पे तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। चार्ज अगर मोशन कर रहा है, कैसे भी मोशन करे, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे, चाहे वो एक्सीलरेटेड हो, वो दो फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली कंडीशन में बेटा चार्ज कैसा था, तो आप कहोगे सर चार्ज रेस्ट पे था। और रेस्ट वाला चार्ज कैसी फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब अगर चार्ज मोशन कर रहा है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं ये सेटिस्फाई कर रहा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स को। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाली कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर यहां पे एक चार्ज रखा है Q और यहां पे जो चार्ज रखा है Q ये आपका रेस्ट पे है, तो ये कौन सी फील्ड बनाएगा बेटा? तो आप फौरन से बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये कौन सी फील्ड बनाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और अगर यही चार्ज आपका मूव कर जाए v वेलोसिटी से, अगर यही चार्ज आपका मूव कर जाए v वेलोसिटी से, तो ये अब कौन सी फील्ड बनाने वाला है? ये अब कौन सी फील्ड बनाएगा? ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर गया। ये चार्ज रेस्ट पे था, भाई साहब बैठे हुए थे सुकून से, तो बैठे हुए भाई साहब तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ना। अब आप सोचोगे ठीक है सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्ज मूव कर रहा है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी चार्ज मूव कर रहा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी चार्ज मूव कर रहा है, तो सर इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, इन दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बनेगी। सर आप क्या मुझे एक डिफरेंस बता सकते हो इन दोनों में? फिर आप सोचोगे क्योंकि सर अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, बात खत्म हो गई। सर अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। सर समझ में आ गया। अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है, मूव कर रहा है बट एक्सीलरेटेड वे में मूव कर रहा है, तो आप कहोगे सर इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये भी बात समझ में आ गई। सर तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफरेंस क्या बताओगे आप सोच रहे होंगे डिफरेंस के बारे में। तो डिफरेंस ये है बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली कंडीशन में एनर्जी का रेडिएशन होता है, मतलब एनर्जी निकलती है, एनर्जी रेडिएट होती है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो रेडिएशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
मैं यहां से लिख देता हूं, रेडिएशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, रेडिएशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा मैं और फील कराना चाहूंगा। ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टोरी हमारी चार्ज के ऊपर है। जब तक हम चार्ज को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हमें बाकी की कहानी समझने में दिक्कत होगी। तो आपको समझ में आ गया डिफरेंस कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वही बच्चों रेडिएशन ऑफ एनर्जी होता है। तो सर कैसे, मतलब ये फील नहीं आ रहा सर कैसे एनर्जी का रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जो कि बहुत कॉमन एग्जांपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल है एक्सरे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल है एक्सरे। जब हाथ पैर टूट जाता है तो डॉक्टर्स के पास आप जाते हो ना, उसको कहते हो कि जी एक्सरे कर दीजिए, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि जी जो पेशेंट है उसको रहने दीजिए, बाकी सब लोग बाहर चले जाइए। क्यों? क्योंकि एक्सरे इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होने वाला है, एनर्जी का रेडिएशन, एनर्जी निकलने वाली है, जिसकी वजह से यहां पर आपको बाहर करा जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे एक्सरे इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिर्फ एक्सरे एग्जांपल नहीं है, बहुत सारी होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आ जाएंगी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैंने एक्सरे के एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि मोस्ट कॉमन नोन टर्म है जो कि आप लोगों को पता होगी। तो एक्सरे इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसमें एनर्जी का रेडिएशन होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बिंदास तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। रिकैप क्या है? चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? चार्ज सर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के साथ एसोसिएट होगी और जिसकी वजह से मैटर के पीसेस या तो अट्रैक्ट कर जाएंगे या रिपेल कर जाएंगे। दूसरी चीज, जितने भी इलेक्ट्रिक फिनोमिनाज हैं या जितने भी मैग्नेटिक फिनोमिनाज हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी लेगा चार्ज। उसके बाद चार्ज की डिफरेंट कंडीशन। सर चार्ज रेस्ट पे तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो क्या बोलेंगे सर? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज अगर एक्सीलरेटेड है तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर उसके बाद मैंने दो आपको की पॉइंट्स दिए। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखाएगा और कोई फील्ड नहीं बनाएगा, और अगर चार्ज मोशन में है बच्चों तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मोशन, मैं यहां पर कोई स्पेसिफिक मोशन को डिफाइन नहीं कर रहा। मोशन मेरे लिए एक्सीलरेटेड कंडीशन भी है, मोशन मेरे लिए कांस्टेंट वेलोसिटी वाली कंडीशन भी है। तो बिल्कुल आप सही सोचोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है। फिर इनका डिफरेंस तलाश किया तो पता चला करंट इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी का रेडिएशन होने वाला है। समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। एक टर्म मैं आपको बता रहा हूं, उसको डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को ये तो पता चल गया था ना, मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फोकसली आपको ये बात बताई कि चार्ज कहां पर होगा? वहां जहां मास होगा। समझ में आ रहा है? चार्ज कहां होगा? वेयर देयर इज अ मास देयर विल बी अ चार्ज। ठीक है, बट जहां पर मास नहीं होगा वहां पे चार्ज हो ही नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं जहां मास है वहां चार्ज होगा ही होगा, कंडीशन है, हो भी सकता है नहीं भी, बट अगर मास नहीं है तो चार्ज होगा ही नहीं, ये बात तय है। मतलब एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर मास नहीं है तो उसके ऊपर चार्ज होगा नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हो। बट एक ऐसी बॉडी जिसके पास मास है तो चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता, डोंट वरी। ठीक है, अब इसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि इस जो अभी हमने टॉपिक बोला, जो हमने अभी बातें करी हैं आपसे, उसके बेसिस पे एक पॉइंट लिखते हैं। वो पॉइंट क्या होगा? चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन मास। ठीक है, चार्ज हमेशा किस पे रिसाइड करेगा? मास पे रिसाइड करेगा। एक और प्रॉपर्टी लिखता हूं, काफी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। वो ये क्या है? चार्ज इज relativistically invariant. What do you mean by this? ये जब आप वीडियो देखो तब मुझे कमेंट करके बता देना कि इस प्रॉपर्टी से आप क्या समझ रहे हो। ये आप लोग के लिए आज का काम है। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखोगे इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देना बस। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। ठीक है भाई, तो इस प्रॉपर्टी के आंसर्स का मुझे इंतजार रहेगा, आप लोग आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, सर अगर चार्ज है तो क्या क्या हो सकता है। बेटा आप लोग ने पढ़ा होगा, अगर लाइक चार्जेस हैं, मतलब एक जैसे चार्ज हैं, तो वो रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करने वाले हैं? अट्रैक्ट करने वाले हैं। अब इस बारे में कितने से रिपेल करेंगे, क्या रिपेल करेंगे, क्यों रिपेल करेंगे, किस तरीके से रिपेल करेंगे, किस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे, ये सारी बातें हमें कूलम्ब्स लॉ बताता है।
ये सारी बातें हमें क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ। जल्दी से इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको फिर हम आप आगे जब क्लास करेंगे तो इसको ड्राइव भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे चार्ज है, एक चार्ज को मैंने मान लिया Q1 और दूसरे चार्ज को मैंने मान लिया Q2, और इस चार्ज का जो मास, चार्ज कब आएगा? जब मास होगा। तो मास भी लिख रहा हूं, m1 मास ले लेते हैं, इस बॉडी का मास m2 ले लेते हैं, और इन दोनों बॉडीज के बीच की दूरी हम r लिख देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज की एग्जिस्टेंस की वजह से एक फोर्स आया जिसको हम लोग ने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप कुछ भी बोल दो, दोनों ही सही है, जो कि कूलम्ब्स लॉ ने दिया था। और इनका कहना क्या था कि ये फोर्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की बराबर होगा। ये फोर्स क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की बराबर होगा। सिंपल सी चीज है, ये K आपका डेफिनेटली एक कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पर ये जो वैल्यू है ना बेटा 9 × 10⁹, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू या तो वैक्यूम में आएगी या फ्री स्पेस में आएगी या एयर में आएगी। हालांकि इन तीन वैल्यूज में भी फर्क आ जाता है, बट आपके लेवल पे बिल्कुल फर्क नहीं, आप एक ही वैल्यू याद रखो, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये वैल्यू, अब इसकी बात करते हैं। अगर सर इसके बीच में एयर है तो K की वैल्यू क्या है? सर ये है। अगर इसके बीच में फ्री स्पेस है तो सर K की वैल्यू क्या है? ये है। सर अगर इसको वैक्यूम में रख देते तो सर K की वैल्यू क्या है? ये है। बट अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में मैंने मीडियम वाटर कर दिया तो क्या होगी? वो चेंज हो जाएगी। अगर मैंने इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम मिल्क कर दिया तो वैल्यू क्या होगी? वो भी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो K की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम टू मीडियम। K की वैल्यू क्या करती है? K की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर, तो यानी कि लिख सकता हूं डिपेंड्स ऑन मीडियम। K की वैल्यू क्या करती है बेटा? K की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? मीडियम पे। अब सर मास भी तो है, चार्ज की वजह से हमें समझ में आ गया कि सर एक फोर्स आएगा कि जिसको हम बोलेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K की वैल्यू सर ये भी समझ में आ गया हमें 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सर ये बात समझ में आ गई। सर ये भी समझ में आ गया कि K की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम टू मीडियम। ठीक है, अब सर मास आपने क्यों लिखा? तो मास की वजह से जो फोर्स आएगा जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, वो क्या होगा? F = Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G, m1 m2 मासेस हैं दोनों बॉडीज के, और आर स्क्वायर उन दोनों मासेस के बीच का जो सेपरेशन है वो है। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता हूं तो यहां पे K क्या था? कांस्टेंट था। Q1 Q2 उन दो चार्जेस की वैल्यू थी, और आर स्क्वायर उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस था। आगे बात समझ में? इसके ऊपर डीप डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे करने वाले हैं, परेशान मत होइएगा। अभी जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। G क्या है यहां पे? तो G को आप बोलते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G को आप क्या बोलते हो बच्चों? G को आप बोलते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बेटा आपको एक बात बताता हूं मैं कि ये जो G ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती। जैसे K की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड कर रही थी, वैसे G की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मतलब इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब दो बॉडीज के बीच का मीडियम, कुछ भी हो, पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो, G की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। बट हां K की वैल्यू डिपेंड करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन मीडियम। आ रही है बात समझ बच्चों? तो दिस इज द कंडीशन विच आई हैव टू डिस्कस विद यू। ठीक है, तो मैंने आपको सारी बातें बताई चार्ज के बारे में, चार्जेस के बेसिक्स बताया, सब कुछ बताया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी तो उसमें बताएंगे। ठीक है बच्चों? सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगा सकते हैं और रेजिस्टेंस को हम पैरेलल लगा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं ताकि पता चल जाए क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आपको मैं जैसा अभी बोल रहा था कि रेजिस्टेंसेस को हम दो तरीके से अरेंज करेंगे आपके सिलेबस में। ठीक है, रेजिस्टेंस को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बेटा?
दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द अनदर मेथड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हाँ, इस कंटेंट में आपको डेरिवेशंस भी मिलेंगे, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं आपके 10 बोर्ड्स के लिए और 11th एंट्रेंस के लिए। तो 11th एंट्रेंस में डेरिवेशन काम नहीं आता, बट डेरिवेशन का रिजल्ट काम आता है, और बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन काम आता है, इसलिए डेरिवेशन भी कराना पड़ेगा, ठीक है। और डेरिवेशन से एक बेनिफिट ये और मिलता है आपको कि आपको उस कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी कि आप बिल्कुल प्रो प्लेयर बन जाते हो कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो डेरिवेशन पे बहुत फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, द फर्स्ट कॉम्बो इज कॉम्बिनेशन इन सीरीज। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन इन सीरीज and the another method is combination in parallel. Combination in parallel. तो ये दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम रेजिस्टेंसेस को अरेंज करते हैं, सीरीज और पैरेलल। अब चलो हम लोग डिस्कस करते हैं सीरीज के बारे में कि सीरीज से हमें क्या पता चलता है, पैरेलल से हमें क्या पता चलता है, और इनके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। और सर क्या इसकी कुछ ट्रिक्स हैं या कुछ तरीके हैं जो कि आप हमें बता सकते हैं, सो दैट हमारे लिए सर्किट जो एक बहुत बड़ा इशू है वो सिंपल इशू हो जाए, मतलब इशू तो हो ही नहीं, सिंपल एक कंडीशन हो जाए। तो हाँ, मेथड्स हैं, उस पर हम काम करेंगे, बट स्टार्टिंग में हमें इसको समझना पड़ेगा चीजें हैं क्या, क्योंकि सारे रिजल्ट्स यहीं से बनेंगे जो कि आप आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन इन सीरीज में अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोगों के पास रेजिस्टेंस हो गए बच्चों, ये हमने रेजिस्टर्स लगा दिए फटाफट, और इसको एक सेल या एक बैटरी से अटैच कर दिया, और यहां पर हमने जो है पोटेंशियल दे दी V, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 बोल दी, इस रेजिस्टर की वैल्यू R2 बोल दी, और इस रेजिस्टर की वैल्यू R3 बोल दी। अब ये जो है हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। आप मुझे जल्दी से सोचो कि बैटरी या सेल में से करंट कहां से निकलता है, करंट निकलता है सर पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है जी। तो यहां से करंट निकला I, यहां पे गया I, यहां पे गया I, और यहां से लौटकर आया I, और वापस से बैटरी को कितना करंट मिल गया I। क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, आपको मैंने क्या कहा था, जितनी भी ट्रिक्स बनेंगी वो सब बेसिक्स से उठती हैं। तो बेसिक्स की सारी बातें आपको एकदम माइंड में सेट होनी चाहिए। क्या है बात, बैटरी या सेल का एक ही शर्त होती है, वो शर्त क्या है कि जितना करंट सेल या बैटरी देगी उतना करंट उसको वापस चाहिए, किसी भी तरीके से। वो आपका हेडेक है, आप कैसे मैनेज करोगे। उसकी शर्त क्या है, जितना करंट वो देगी उतना करंट उसको वापस चाहिए। तो यहां पर आप देखो, यहां से बैटरी ने I करंट दिया और वापस से उसको I करंट ही मिल रहा है। तो मैं समझ गया कि इस R1 रेजिस्टर को कितना करंट मिला, I करंट मिला, इस R2 रेजिस्टर को कितना करंट मिला, I करंट मिला, और इस R3 रेजिस्टर को कितना करंट मिला, I करंट मिला, ठीक है। और इसका सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंट होती है। मतलब टोटल पोटेंशियल V है, इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल मैंने मान ली V1, इस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल मैंने मान ली V2, और इस R3 के अक्रॉस पोटेंशियल मैंने मान ली V3। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप मुझे जवाब क्या देंगे, R1 रेजिस्टर को कितना करंट मिला, तो आप बोलोगे I। आपसे मैं पूछता हूं R2 रेजिस्टर को कितना करंट मिला, आप बोलोगे I। आपसे पूछता हूं R3 रेजिस्टर को कितना करंट मिला, आप फिर से बोलोगे I। समझ में आया बच्चों। तो मतलब समझ में आना चाहिए कि रेजिस्टेंस जितने भी सीरीज में लगे हुए हैं उन सबको सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। हाँ, तो सीरीज बोले तो करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंट। आपको सोचना है सीरीज मतलब करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंट, मतलब सारे रेजिस्टेंसेस को सेम करंट मिलेगा और सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होगी। सिंपल ही है, समझ में आ गया। अगर कोई कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे हुए हैं उन सबको करंट सेम मिलने वाला है और उनकी पोटेंशियल अलग अलग होने वाली है। आपको पता है अगर कोई चीज टूट नहीं रही तो उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, उसमें बहुत ताकत है। कहते हैं ना यूनिटी अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज है, पावरफुल वेपन है, ठीक है। तो इसलिए आपको सिखाते हैं कि यूनाइट रहना चाहिए। तो उसी तरीके से करंट ने अपने आप को तोड़ा ही नहीं, करंट अपनी एक स्ट्रॉन्ग पावर में, बट जो चीज टूट गई उसी से हमें काम कराना है क्योंकि वही आसान है टैकल करना। तो यहां पर पोटेंशियल आप देख रहे हो सबकी अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंट है, तो मैं पोटेंशियल से इस सर्किट को सॉल्व करूंगा और आपको रिजल्ट बताऊंगा। तो अगर मेरे को वापस से V पोटेंशियल चाहिए,
समझ रहे हो आप? अगर मुझे वापस से V पोटेंशियल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जितनी पोटेंशियल जितने रेजिस्टेंस को बटी है उन सबको जोड़ूंगा, तभी मुझे वापस से V पोटेंशियल मिलेगी। समझ रहे हो आप लोग? तो मेरी पोटेंशियल, ये V पोटेंशियल किस किस में ब्रेक हुई है, तो V1 V2 V3, यानी कि मुझे इस V1 V2 और V3 को ऐड करना है। तो यानी कि मैं लिखने वाला हूं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और आपको पता है, आपको क्या पता है कि V बराबर क्या होता है, IR। व्हाट इज I हियर? I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। तो क्या मैं इस V की जगह IR लिख सकता हूं? बताओ जल्दी। लिख सकता हूं। मैं इस V की जगह क्या लिख सकता हूं, IR लिख सकता हूं। तो आई एम राइटिंग IR, और ये मुझे नेट रिजल्ट देगा, तो मैं यहां पे IR नेट लिख देता हूं V1 की जगह। सोचो, V1 की जगह फॉर्मूला तो IR ही रहेगा, बट यहां पर यार सोचने वाली बात यह है कि करंट तो I है बट रेजिस्टेंस R1 है, यानी कि मैं IR नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा IR1। तो यानी कि मैं V1 की जगह लिख सकता हूं IR1। सिमिलरली प्लस साइन के साथ V2 की जगह क्या लिख सकता हूं? अब V2 किसके अक्रॉस पोटेंशियल थी, R2 के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल V2 है, करंट क्या है, I। तो इस रेजिस्टेंस के बारे में मुझे सारी बातें पता है, जो मुझे चाहिए वो क्या, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल V2 और करंट I। तो यहां से V2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, करंट तो भाई I है तो I लिखेंगे, और रेजिस्टेंस हो जाएगा R2। ठीक है। सिमिलरली इस R3 रेजिस्टेंस के पास क्या क्या है पता करते हैं। करंट तो I रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, करंट सेम रहता है, बट पोटेंशियल V3, पोटेंशियल V3, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बढ़ चुकी थी। ठीक है, तो यहां से मैं V3 की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं IR3। ओके, तो यहां से मेरे को और आपको सबको फील आ गया होगा कि यार रिजल्ट सा दिख रहा है, रिजल्ट सा दिख रहा है। तो कम ऑन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और पहुंचते हैं मिलकर रिजल्ट तक। तो मैंने I कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से I से I कैंसिल हो गया, और यहां से R नेट क्या निकल कर आ गया बच्चों, R नेट निकल कर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यस, दिस इज योर रिजल्ट। यही तो रिजल्ट है रेजिस्टेंस इन सीरीज का, यही तो रिजल्ट है, R1 प्लस R2 प्लस R3। बात बन गई, डेरिवेशन तैयार हो गया, 2 मार्क्स पक्के अगर आ गया तो। आ रही है बात समझ में? तो R नेट का फॉर्मूला क्या आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगा दे तो, समझ रहे हो अब मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये सिचुएशन ऐसी दे दें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दें तो क्या सोच। अब देखो क्या कहा गया, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दिए तो हमारे पास R नेट का फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस RN। ये हो गया R नेट का फॉर्मूला। अरे यार, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगाने से फिजिक्स थोड़ी चेंज हो जाएगी, फिजिक्स तो वही रहेगी। तो उसी तरीके से सोचो, अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है और उसका नेट कॉम्बिनेशन का रिजल्ट जो आ रहा था वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा था, तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू n टाइम्स, यानी क्या RN। आ गई बात समझ में? अब एक और सिचुएशन ये लोग दे सकते हैं, वो सिचुएशन क्या होगी, अगर मेरे पास रेजिस्टेंस हो और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, मतलब अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हो और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही हो, R, तो उस कंडीशन में नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूं कि एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, और ये कहां तक चलता चला गया, n टाइम्स तक, और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है। तो इस कंडीशन में R नेट का फॉर्मूला हो जाएगा n टाइम्स ऑफ R। क्या हो जाएगा बच्चों, n टाइम्स ऑफ R। और व्हाट इज n हियर, n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, सिंपल, n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, मैंने क्या बोला, आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं और 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, तो मेरे को R नेट बता दो, मेरे को R नेट बता दो।
तो सिंपल है n टाइम्स ऑफ r, आप r1 प्लस r2 प्लस r3 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो r नेट इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, याद करिए मैंने अभी क्या बोला, 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो n की वैल्यू हो गई 3 और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने की थी, 2 ओम की, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 ओम से, तो यहां से r नेट जो आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 6 ओम। r नेट क्या आ जाएगा बेटा, 6 ओम। और एक बात याद रखनी है, सिंपल सी बता रहा हूं, जो नेट रिजल्ट आएगा वो नेट रिजल्ट हर एक इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा होगा। मतलब कहने का यह है कि आर नेट की वैल्यू R1 से बड़ी होनी चाहिए, आर नेट की वैल्यू R2 से बड़ी होनी चाहिए, आर नेट की वैल्यू R3 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस आप लोगे या जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं और आपका जो आर नेट आ रहा है वो आर नेट उन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? अगर आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर नेट से बड़े आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं बच्चों, पैरेलल की तरफ मत जाना, सीरीज की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आर नेट की वैल्यू इंडिविजुअल से ज्यादा आ रही है, बढ़िया कर रहे हो, सही है, ठीक है। अगर आपकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर नेट से ज्यादा आ गई किसी एक की भी, तो आप समझ लो कि आपने कहीं गलती कर दी है। आ रही है बात समझ में? आप फौरन से समझ लो कि आपने गलती कर दी है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये वाले जो रिजल्ट्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के वो समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन बोल दिया गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हमको दिख गया, तो सिंपल है, हर रेजिस्टेंस को, जितने भी रेजिस्टेंस आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है उसमें करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगी। समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो उनके अक्रॉस करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे रिजल्ट्स हैं, आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो या इसको स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है बच्चों।